तो हेलो क्लास 11th। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी आपने। ठीक है, तो आपने क्लास 11th की पॉलिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा। ठीक है, हमारे चैनल पे है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। क्लिक करो और जाके पहले वो दोनों वीडियो देखो, क्योंकि आप अगर लिंक करके नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटी के सारे सब्जेक्ट हम लिंक करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी लिंक के जस्ट नीचे या ऊपर कोई कहीं एक लिंक होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आप फ्री नोट्स, हमारे ये जो नोट्स हैं वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बस करना आपको ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और आप वीडियो देख ले रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है। थोड़ा सा यार लाइक कर दो। ठीक है, हमें भी मेहनत लग रही है। और इसका ये जो वीडियो होने वाला है, ये लास्ट चैप्टर है। ये लास्ट वीडियो है इस पार्ट का, इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपके जो चैप्टर 2 है, हम कोशिश करेंगे कि ये मंथ में आपका अप्रैल में इस बुक का 2 चैप्टर और आपके पॉलिटिकल थ्योरी का 2 चैप्टर हो जाए। रही बात आपके हिस्ट्री की, क्लास 11th हिस्ट्री की, तो वो हम लाइक मई 15 से उसके लेक्चर आएंगे। ठीक है, आप उसके लिए बिल्कुल मत टेंशन लो। वो हाँ, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। ठीक है, हम पे विश्वास रखो, हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, हम इंस्टाग्राम हैंडल भी है हमारा, आप ईमेल आईडी भी ले लो हमसे। ठीक है, आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो हमें। ठीक है, हिस्ट्री हम पूरा कराएंगे, आपकी ज्योग्राफी भी पूरा कराएंगे हम। ठीक है, अभी एक काम करो आप तब तक, देखो पॉलिटी का तो हम 2-2 चैप्टर करा लेंगे। ठीक है, अप्रैल में, अभी इसी महीने में हमारा पूरा हो जाएगा पॉलिटी का 2-2 चैप्टर। ठीक है, मई में हम आएंगे। मई 15 से आपके हिस्ट्री के लेक्चर आएंगे। हिस्ट्री के 7 चैप्टर हैं आपके शायद हिस्ट्री में। तो 7 में से हम 5 तो लगातार देंगे आपको चैप्टर। ठीक है, 5 चैप्टर लगातार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जियोग्राफी के लेक्चर आपके एक एक दो दो बीच में आते रहेंगे। फिर जब हिस्ट्री पूरा हो जाएगा तो साथ में जियोग्राफी लगातार आएगी। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट तो हम आपको संभाल लेंगे। लेकिन अभी जब तक मैं ये थोड़ा स्लो कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे अभी 3 क्लास के और पीपीटीज बनानी होती हैं। तो अकेले मैं काम करता हूँ, अभी अभी कोई टीम नहीं है हमारी। तो थोड़ा-सा इसमें टाइम लग रहा है। मैं भी समझ सकता हूँ कि आपको अभी नई क्लास आई है तो आपको थोड़ी और अच्छा अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो बट उसकी कोई टेंशन मत लो आप। अ, हम अगर हैं तो हम पूरा करा देंगे आपको, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा था और कब क्या-क्या हमें लिंक करने लायक है और आज हम क्या-क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखते हैं हम पहले। देखो, पहले चैप्टर में हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर ली थी। हमें 2 टॉपिक बचे थे अब, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ये दोनों भी देखना था हमें। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं धीरे-धीरे एक बार। देखो, ये व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, ये हमने देखा था यहाँ पे 5 पॉइंट में। उसके आगे वाली स्लाइड में हमने इसी पाँचों पॉइंट को थोड़ा-सा अच्छे से एक्सप्लेन करके थोड़े से और नोट्स इसके बनवाए थे आपसे। ठीक है, उसके बाद हमने अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें क्यों मानना चाहिए, वो कितना इफेक्टिव है और कितना जस्ट है। उसके हमने 3 पॉइंट वो देखे थे, रीज़न कि हमें क्यों मानना चाहिए। जैसे फर्स्ट था मोड ऑफ प्रोमलगेशन, सेकंड सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो ये जो थर्ड है ना, इसी का हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आज देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, यही फिर मोड ऑफ प्रोमलगेशन को हमने थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो इन दोनों और को देखा था हमने। ठीक है, अब हमने लास्ट लास्ट में ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था हमारा। ठीक है, अभी देखो, अब हम आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, ये हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाओ पहले देख के आओ उस वीडियो को। ठीक है, आज हमने ये देखने जा रहे हैं कि प्रोसीजर क्या था। मींस ये कोई एक टॉपिक नहीं है, बस ऐसे ही आपके बुक में दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर कैसा होता था हमारा। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन सीम इन प्रोसीजर ऑफ असेंबली। ठीक है, जो पब्लिक रीजन होता है ना, पब्लिक रीजन का मतलब आप समझो पहले। पब्लिक रीजन ना एक पॉलिटिकल फिलोसफी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हो ना, तो वो वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब जितने लोग हैं सोसाइटी में वो सब लोग उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, पीछे से अगर कोई वॉइस आ रही है तो उसको प्लीज आप इग्नोर करें। ठीक है, तो ये पब्लिक रीजन जो एक फिलॉसफी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रोसीजर में देखी गई थी। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पब्लिक रीजन फॉलो किया था। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 8 मेजर कमिटीज थी।
जैसा कि आपको पता होगा आज भी अगर कोई काम होता है, पहले काम कराना होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट पहले एक कमिटी बनाती है, ठीक है। वो कमिटी क्या करती है कि उस काम के सारे प्रोज एंड कॉन्स, उसको कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोज कॉन्स सब कुछ देखती जाती है, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट फाइनल बना के गवर्नमेंट को देती है कि हाँ आप ऐसे इस काम को करो, ठीक है। और उस कमेटी में कौन कौन होते हैं, जो उस फील्ड से स्पेशली उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो उस तरह की हमारी उसमें असेंबली में 8 कमिटीज थी, ठीक है, जिनको अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए थे बनाने के लिए, ठीक है। जिनके अध्यक्ष देखते हैं, यानी वो देखते हैं चेयरमैन कौन कौन थे। लाइक जब उस 8 कमिटीज में से कई के कमिटीज के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग उस कमिटीज के चेयरमैन थे, ठीक है। All have different opinion, but they work together. Each committees usually usually draft different provision of constitution, ठीक है। मीन्स जो लोग थे ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में कई बार डिसएग्रीमेंट होता था। कई लोग ये लोग कई बात पे एक साथ एग्री नहीं होते थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है कि ये कांग्रेस के सपोर्टर नहीं थे, ये कांग्रेस को ऐसा मानते थे कि वो शेड्यूल कास्ट के लिए, उनके अपलिपमेंट के लिए कोई काम नहीं करती। फिर भी मतलब इतने भेदभाव होने के बाद भी ये लोग एक साथ काम करके कमिटी एक साथ काम करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रेडी थे। और सबको हर कमिटीज का ना अलग अलग एक पर्टिकुलर प्रोविजन दिया गया था कि जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ड्राफ्ट कमिटीज थी, ठीक है। आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू की और सरदार पटेल की कौन सी कमिटीज थी, ठीक है। इन लोगों को अलग अलग प्रोविजन दिया गया था कि आप इस फील्ड में काम करो, आप इस फील्ड में काम करो, ठीक है। विच वेयर देन सब्जेक्ट टू डिबेट बाय द इंटायर असेंबली। मीन्स अगर ये लोग मान लो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक इक्वालिटी जो है उस पे एक वो बनाया, उन्होंने एक ड्राफ्ट किया कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के ऊपर ये होनी चाहिए, ठीक है। तो जब वो ड्राफ्ट करके ले आते थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने प्रेजेंट करते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में उसके ऊपर डिबेट होती थी। पहले डिबेट होती थी, उसमें अगर कोई चेंजेस करना होता था, चेंजेस होते थे, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अडॉप्ट होता था, लिखा जाता था, ठीक है। ये एक नंबर में इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। द असेंबली मीट 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 ईयर एंड 11 मंथ। मतलब 2 साल 11 महीने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा है, उसमें से हमारी असेंबली सिर्फ 166 डेज मिली हुई है, ठीक मिली है, बैठी है साथ में। जैसे अलग अलग कमिटी तो अपना काम डेली कर रही थी, लेकिन जब वो कोई वो ले आती थी, मीन्स अगर उनका कोई ड्राफ्ट बन जाता था, तो वो ले आके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने प्रेजेंट करती थी उसको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पूरे 2 साल 11 महीने में 166 बार, यानी 166 टाइम एक साथ बैठी हुई है, ठीक है। जो सेशन होता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वहाँ पे प्रेस को भी अलाउ था जाना, पब्लिक को भी अलाउ था। जैसे कि आज हमारे पार्लियामेंट में होता है, अगर पार्लियामेंट में आपको जाना है तो आप अपने सांसद, अपने विधायक से कांटेक्ट करें और आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। देखो, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। जैसा कि आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमने सपना बहुत पहले देखा था, जब हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे, हम गुलाम थे, वो हमें प्रताड़ित कर रहे थे, यानी हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, ऐरे गैरे कोई भी रूल ला रहे थे। तो वहाँ से हमने इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब के लिए अपने अंदर वो जगाना स्टार्ट कर दिया था कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब उसकी जो हमारे आज का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, उसका आइडिया उस टाइम से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इट इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ असेंबली। ये असेंबली का बस प्रोडक्ट नहीं है कि असेंबली ने इसे बनाया। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना ना, इसका पूरा बैकग्राउंड में कौन लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया ना, वो काम करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके पीछे बहुत अ, एक जो लॉन्ग स्ट्रगल हमने किया है, वो उससे इंस्पायर्ड होकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हमने बहुत सारे प्रिंसिपल नेशनल मूवमेंट से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। और ये सब कुछ मिलकर ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्क्रीट शेप देता है, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है हमें, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल नेशनल मूवमेंट से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, तो आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक वो था, रिजोल्यूशन था जो नेहरू जी ने
1949 में ले आए थे। अब डेट बताओगे, आप सर्च करो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया गया था, ठीक है। Resolution that define the aim of assembly express those fundamental commitment equality freedom and democracy। एक ये रिजोल्यूशन जो नेहरू ले आए थे, नेहरू जी ले आए थे, ठीक है। ये जो असेंबली था ना उसका जो फंडामेंटल कमिटमेंट था उसको दर्शाता था। कमिटी और जो थी कमिटी हमारी, वो बस ये चाहती थी कि फंडामेंटल जो हमने हमने जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो जो भी चीज़ है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया जाए, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, ठीक है। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग रूल बट ऑल्सो स्टेब्लिश गवर्नमेंट दैट फुलफिल द मैनी प्रोमिस दैट नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। सो हम ये कह सकते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रूल प्रोवाइड नहीं करता हमें, वो एक ऐसी गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करता है जो हमारी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान जो वादे किए गए थे उसको फुलफिल करे। मीन्स हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में ये वादा था कि हमें राइट टू स्पीच होगा, ठीक है, राइट टू स्पीक होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा, राइट टू इक्वालिटी होगा, राइट टू फ्रीडम होगा। ये सब राइट आज भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट कैरी आइडियोलॉजी ऑफ दोज पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ। हम ये कह सकते हैं ना कि आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन लोगों की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है जो लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी हमारे देश के लिए, हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हम पढ़ रहे थे उसके कुछ मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक स्टेट रहेगा, ठीक है। इंडिया एक यूनियन है, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का, इंडियन स्टेट का, और जो इंडियन स्टेट जो उस टाइम पे राजा रजवाड़े थे उनका पूरा एक मिला के इंडियन एक यूनियन है, ठीक है। इंडिया एक कंट्री है इस तरह, ठीक है। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस, ठीक है, हमारी रहेंगी इस पे और कोई बाहर से अधिकार नहीं जता सकता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, ठीक है। 4-5 पॉइंट है इसमें, कुछ ज़्यादा आने के क्वेश्चन के चांसेस नहीं होते हैं, बट हाँ आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको आंसर राइटिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इससे, डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो, अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देखते हैं कि द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो लोग बना रहे थे ना उन सबके दिमाग में तो ये तो था कि एक बेसिक चीज होनी चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, यानी लोगों का चूज किया होनी चाहिए गवर्नमेंट, और वो कमिटेड होनी चाहिए वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। वो लोग भलाई, लोगों की भलाई करनी चाहिए, ठीक है। Assembly spend lot of times on the on involving the right balance among various government institution, ठीक है। असेंबली ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इसलिए कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें बैलेंस बनाया जा सके। अब इसकी वजह से हमारी जो असेंबली है उसने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म और फेडरल अरेंजमेंट। ये क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म? जैसे आपको पता होगा कि हमारे स्टेट में एक पार्लियामेंट होता है, हमारे कंट्री में एक पार्लियामेंट है। और फेडरल गवर्नमेंट अरेंजमेंट का मतलब होता है स्टेट पहले सेंट्रल होगा, फिर स्टेट होगा, फिर उसके नीचे हमारी जो म्यूनसिपालिटीज होंगी, फिर पंचायत होगी, इस तरह हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑन अदर हैंड एंड बिटवीन सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ऑन अदर हैंड, ठीक है। मेकर्स डिड नॉट, अभी थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको ये बहुत चिंता थी कि अगर ऐसा कुछ हो गया कि हमने जैसे एग्जीक्यूटिव को हमने थोड़ी सी ज़्यादा पावर दे दी, जुडिशरी को हमने कम कर दी, तो ये दोनों ना एक दूसरे को मीन्स किसी के पास पावर ज़्यादा हो गई तो ये थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा हमारे कंट्री के लिए। तो उन्होंने ना इसको ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म और फेडरल अरेंजमेंट को अपनाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म मीन्स हम लोगों को चूज करके भेजेंगे, ठीक है। हम लोगों को चूज करके भेजेंगे पार्लियामेंट में, और 5 साल बाद फिर वो लोग हमारे पास आएंगे वोट मांगने के लिए। मीन्स ये लोग हमारे लिए क्या होंगे, ये लोग हमारे लिए वो होंगे, क्या बोलते हैं हम, जिम्मेदारी होगी इनके ऊपर, ठीक है। अब देखो, हर 5 साल में क्योंकि इनको इलेक्ट होना होगा,
ये हमारे लिए अकाउंटेबल होंगे, सॉरी हाँ अकाउंटेबल होंगे। और फेडरल स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे पहले सेंटर होगा, फिर स्टेट होगा, फिर म्यूनिसिपैलिटीज होंगी, फिर ये होगा। तो जैसे सेंटर पे, एक सेंटर में ना पूरा पावर वो नहीं होगी, सेंटर को कुछ पावर स्टेट के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी, फिर स्टेट को कुछ पावर म्यूनिसिपैलिटीज के साथ, फिर स्टेट को कुछ पावर इनके पंचायतों के साथ। इस तरह ना पावर को शेयर कर दिया था हमने, हर जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में भी हमने पावर शेयर किया हुआ है, ठीक है, कि सब एक दूसरे पे चेक एंड मैट कर सके, ठीक है। अब मेकर डिडंट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, thus they were not averse to borrowing from other constitutional tradition। अब हमारे लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, उनको शर्म नहीं आ रही थी कि हम मीन्स वो सरमाया नहीं किसी दूसरे देश के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हमें घमंड आ जाता है कि हम बना रहे हैं तो हम अपना बनाएंगे, किसी का देखेंगे नहीं। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, वो सरमाया नहीं, उनको इस बात का घमंड नहीं आया। उन्होंने दूसरे देश में जो हुआ था, मीन्स उन्होंने क्या उन्होंने कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म अपनाया था, जैसे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म अपनाया था, उनके पास कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म है, उनको क्या दिक्कत हुई, सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सब सीखा वहां से कि कौन सी गवर्नमेंट कितना अच्छा परफॉर्म करती है, किस टाइप की गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह हमारी गवर्नमेंट ने सब कुछ अच्छा सीखा। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। सो दे बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन दूसरे देशों के हमारे वो ले आए, ठीक है, हमारे एसएम कॉन्स्टिट्यूशन में। बट वी डिस्कस्ड एंड डिबेट ईच एंड एवरी आइडियाज टू मेक इट परफेक्ट फॉर इंडियन प्रॉब्लम एंड एस्पिरेशन। बट ऐसा नहीं कि हमने वहां से उठाया और डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने जब वहां से उठाया तो ले आके हमने यहाँ पे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको अच्छे से डिस्कस किया, उसको परफेक्ट बनाया कि इंडियन प्रॉब्लम में ये फिट है नहीं या नहीं, हमारे एस्पिरेशन को ये फुलफिल कर पाता या नहीं। उसके बाद ही हमने इसको अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया इसको, ठीक है। तो चलो अब हम ये भी देख लेते हैं कि किस किस कंट्री से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, ठीक है। देखो अभी हम आगे चलते हैं, ये जो आपकी बुक में ये बना हुआ है, ठीक है। जैसे हमने तीन यहाँ पे चार पांच स्टेट का दिया हुआ है, मतलब पांच कंट्रीज का दिया हुआ है। जैसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यूएस से क्या लिया, हमने कैनेडियन से क्या लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, और इरिश यानी आयरलैंड वाले से, ठीक है। जैसे ब्रिटिश से हमने लिया था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या आप आने वाले चैप्टर में आगे पढ़ोगे क्या होता है। ये एक इलेक्शन का फॉर्म होता है, इलेक्शन का टाइप होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से ली थी, ब्रिटेन से ली थी। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया था, हमने ब्रिटेन से लिया था। स्पीकर एंड रोल कहाँ, हमने जो हमारे इंस्टीट्यूशन में जो स्पीकर होते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा में, उनका रोल कहाँ से लिया था, हमने यहीं से लिया होता। लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था, तो कुछ तो असर रहेगा ही। यूएस से हमने ये सब लिया था, फंडामेंटल राइट और जुडिशरी का जो प्रोसीजर होगा वो लिया था हमने, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर हमने कनाडा से लिया था। रेसिडेंशियल पावर हमने कनाडा कनाडा से लिया था। फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फर्टेनिटी लिया था। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो लिबर्टी और इक्वेलिटी से इंस्पायर था, तो वहां से हमने ये सब उठाया हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। मतलब मीन्स इरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट की, कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब आपका लेक्चर आज खत्म हो गया, ये लास्ट पार्ट था हमारा। अब हम दूसरा चैप्टर आपके लिए जल्दी ही ले आएंगे, ठीक है। वो उसको हम सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। ये 3 पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत कर दे रहा है, बड़ा हो जा रहा है, आपको भी समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, इसके 2 चैप्टर और आपकी दूसरी बुक के 2 चैप्टर, फिर 15 मई के बाद से ही लेक्चर आएंगी, और वो भी आएंगे लगातार हिस्ट्री के। इसके हम एक एक दो दो चैप्टर बीच में डालते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड जय हिंद।